गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। पिछले इतिहास के क्लास में मैं प्रथम अध्याय प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है ईंट मणके तथा अस्थियां, या उसी अध्याय को आप हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थात आपका इतिहास का जो पहला अध्याय है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रथम पाठ अर्थात हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। मैंने सभी पॉइंटों को आपको बता दिया था कि हमें प्रथम अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। जितने भी पॉइंट मैंने बताया था उन पॉइंट में से मैंने एक पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। वो आपका पॉइंट था पुरातत्व, ठीक है प्यारे बच्चों। पुरातत्व को मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। पुरातत्व के अंतर्गत मैंने पुरावस्तु क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बतला दिया था। पुरातत्विद क्या होती है मैंने इसे भी बता दिया था। अर्थात ये जो हमारा जो पॉइंट था पुरातत्व किसे कहते हैं, इस पॉइंट को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। और इसी पॉइंट के अंतर्गत पुरावस्तु क्या होती है इसे मैंने बता दिया, पुरातत्विद क्या होता है इसे भी मैंने बता दिया। आज मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ पुरातत्व क्या होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी के गर्भ में जो पुरानी वस्तु छुपी होती है उस वस्तु का अध्ययन कर उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करना ही आपको पुरातत्व का काम होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आज हम प्यारे बच्चों छोड़ देंगे क्योंकि पिछले क्लास में मैंने तो इसे समझा दिया था। आज हम आप सभी को क्या समझाएंगे, ये बड़ी प्रश्न आपको आ जाती है कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है, कार्बन 14 विधि। इसे मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। कार्बन 14 विधि ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। इसे समझाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा अभिलेख, ठीक है, अभिलेख में आपको समझाऊंगा। फिर अभिलेख समझाने के बाद अंत में मैं पढ़ाऊंगा प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन की स्रोत, ठीक है। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इन तीनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है इसका उत्तर भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पांचों सब्जेक्ट का पूरे साल भर का यानी एग्जाम देने तक मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ फाइल भी दिए जाएंगे, MVVI VVI बताए जाएंगे। और साथ ही अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो गैस क्वेश्चन उस समय आपको चार्जेबल होता है। टेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सुविधा आपको दिया जाएगा, जैसे डाउट क्लास भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि आप जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपका 1500 फी है। आपको 15 दिनों के बाद यह फी 2000
हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक 1500 लग रहे हैं, 15 दिनों के बाद 2000 आपको हो जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए बस इस नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सर्वप्रथम इस तीनों पॉइंट को तो आज मैं आपको समझाऊंगा। पूरा तत्व मैंने समझा दिया। तो इस पॉइंट को कार्बन 14 विधि को समझाने से पहले प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, माना कि ये मेरा पृथ्वी, ये मेरा क्या है, धरती है। ठीक है, धरती, इस धरती पे धरती है, ये मेरा पेड़ है। ठीक है, और ये आप है, ये आप है, ये कोई हो गया डॉगी, हो गया कोई जीव हो गया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों धरती है और इसके ऊपर से क्या है, पेड़ है, पौधे, यानी सजीव व्यक्ति है। क्या है, सजीव व्यक्ति है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये हमारा पृथ्वी, तो पृथ्वी है, तो यहां तक मेरा क्या है, यहां तक मेरा वायुमंडल है। ये मेरा हो गया सूर्य, क्या हो गया, ये मेरा हो गया सूर्य यानी सूरज। ठीक है, ये मेरा हो गया वायु। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, जब कोई सजीव सजीव का, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे क्या मतलब होता है, कोई जीवित प्राणी। ठीक है, जब कोई जीवित प्राणी जीवित रहता है तो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश प्यारे बच्चों पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जब ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा वायुमंडल हो गया। अब इस वायुमंडल में क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको नाइट्रोजन गैस भी देखने को मिलता है। ये नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है, क्या, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो वायु का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, यह दो भागों में आपको बंट जाता है। ये जो नाइट्रोजन है आपको दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, एक भाग हो जाता है C12 और एक भाग हो जाता है C14। यानी ये नाइट्रोजन क्या करता है, अभिक्रिया कर करके जब सूर्य का जो प्रकाश होता है जैसे ही वायुमंडल में दाखिल होता है तो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके दो भागों में बंट जाता है, एक C12 और एक C14। ठीक है, समझ गए। अब ये C12 C14 सूर्य के किरण के साथ यह सभी जीवों पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, सभी जीवों पे। अर्थात हम जीवित हैं तो हमारे ऊपर जो जैसे सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकाश के साथ ही C14 और C12 भी पड़ रहा है। C का यहाँ का मतलब है कार्बन, क्या, तो कार्बन, अर्थात कार्बन 14 भी हमारे ऊपर पड़ रहा है और कार्बन 12 भी पड़ रहा है। ठीक है, तो जब तक ये जीवित है तो दोनों बराबर भागों में पड़ रहा है। ठीक है, जब तक क्या है, तो जीवित है। मान के चलिए आप जीवित हैं ना, हम भी जीवित हैं, तो जब भी जीवित है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसके साथ कार्बन 14 कार्बन 12 भी हमारे ऊपर समान अवस्था में पड़ रहा है। तो C12, C मतलब कार्बन 14 बराबर C14, ये दोनों बराबर पड़ रहा है। ठीक है, सभी जीवों पे, चाहे वो पेड़ पौधा हो, आप हो, इंसान हो, कोई या फिर जीव जंतु, सभी पर। लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि यह जीवित प्राणी का विनाश हो जाता है। क्या होता है कि विनाश हो जाता है, तो यह जीवित प्राणी क्या होता है, तो मर जाता है। चाहे वो पेड़ पौधा मर जाए, जीव जंतु मर जाए या इंसान मर जाए, तो ये जब विनाश हो जाता है, अर्थात जब मर जाता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यह धरती के अंदर गड़ जाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये सभी जीव जो है मर गए। मरने के बाद किसी कारणवश ये जमीन के अंदर गिर गए। ठीक है, यानी यह जमीन के अंदर दफन हो गए। जैसे इंसान का कंकाल है, ये जीव, ये कुत्ता का कंकाल है, ये पेड़ का एक सिल्ली है। ठीक है, सिल्ली है, ये सभी धरती के अंदर क्या है, तो प्यारे बच्चों दफन है। ठीक है, तो जो धरती के अंदर जो दफन होता है पुराना जो वस्तु,
मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि ये सारा का सारा वस्तु क्या है, तो पूरा वस्तु है, मैंने आपको समझाया था। तो अब ये धरती के अंदर जो दफन है, मान के चलिए आप घर बना रहे हैं, घर बनाने में कुर्सी तैयार कर रहे हैं, तो खुदाई करिएगा ना, खुदाई के दरमियान आपको ये सब कंकाल निकला, इंसान का कंकाल निकला, ठीक है, जानवर का निकला, पेड़ पौधे का सिल्ली निकला। तो आपके मन में तो ये प्रश्न तो आएगा, धरती के अंदर से निकला है, देखने से लग रहा है अरे बाप रे ये तो बहुत पुराना कंकाल है, हमको लगता है यह कंकाल 1000 वर्ष पुराना है, यानी लगने के लिए तो कुछ भी लग गया। तो हम लोग तो पूरा तद्विद नहीं है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूरा तद्विद क्या होता है। तो हम लोग क्या किए कि पूरा तद्विद को बुलाएं। तो अब पूरा तद्विद क्या किया, जांच किया, यह जांच करके पूरा तद्विद कहा कि ये 4000 वर्ष पूर्व पुराना कंकाल है। कितने वर्ष पुराना, तो 4000 वर्ष पूर्व पुराना। अब आपके मन में यह प्रश्न आया ना कि ये 4000 वर्ष पुराना है, अब पूरा तद्विद इसको जांच कैसे किया, पूरा तद्विद किस विधि से इसका जांच किया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो विधि होता है तिथि गणना का, यानी समय का गणना कि कौन सा वस्तु कितना पुराना है, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं कार्बन 14 विधि। कौन सा विधि कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन 14 विधि, समझ गए। अब आपके प्रश्न यदि कोई पूछेगा कि कार्बन 14 विधि क्या है, उत्तर क्या दीजिएगा, तो कार्बन 14 जो विधि होता है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है, तो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात तिथि जानने की पद्धति। इसी के माध्यम से हम यह तय कर पाते हैं कि कोई भी आपको सजीव पुरातात्विक वस्तु कितना वर्ष पुराना है, किसके माध्यम से हम जान पाते हैं, तो प्यारे बच्चों कार्बन 14 विधि के माध्यम से। अब इसका जो खोज है कार्बन 14 विधि का खोज ये कौन किया था पता है, इसका खोज किया था अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री लीवी जी किए थे। कौन किए थे, लीवी जी। उसका शॉर्ट कोट नाम है BF लीवी। क्या नाम है, BF लीवी, ठीक है। ये खोज किए थे 1946 में। कब खोज किए थे, 1946 में, ठीक है। किसकी खोज, तो कार्बन 14 विधि की खोज, यानी अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी ने क्या की 1946 में कार्बन 14 विधि की खोज किया। इस विधि के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के बारे में जान पाते हैं कि वह वस्तु कितना वर्ष पुराना है। लेकिन दिक्कत है, वह वस्तु कौन सा होना चाहिए, तो सजीव होना चाहिए, सजीव का कंकाल, अर्थात पेड़ पौधा सजीव होता है, इसका सिल्ली के माध्यम से हम पता कर पाएंगे कि यह सिल्ली कितना वर्ष पुराना है। इंसान ये भी सजीव है, इसके कंकाल के माध्यम से हम पता कर पाएंगे यह कितना वर्ष पुराना है। जीव जंतु कुत्ता, इसका कंकाल, इसके माध्यम से हम पता कर पाएंगे कि यह वस्तु कितना पुराना है। यदि हम कोई निर्जीव की बात करें, निर्जीव में जैसे क्या, जैसे कोई लोहिया हो गया, ठीक है, लोहा का, तो उससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि वह कितना वर्ष पुराना है, समझ गए ना। पता करने के लिए यह कार्बन 14 विधि बस सजीव में काम करता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था C14 C12 के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो जीवित की अवस्था में क्या रहता है, तो C14 C12 बराबर भागों में रहता है। मान के चलिए बराबर है 10-10। आप जिंदा है, आपके ऊपर धूप पड़ रहा है, धूप के साथ साथ C14 C12 भी पड़ रहा है, अर्थात कार्बन 12 भी पड़ रहा है और कार्बन 14 भी पड़ रहा है। तो माना कि एक मान रहे हैं, यह कहिएगा कि नहीं, माना कि C12 और C14 दोनों 10-10 है। कितना है, 10-10। ऐसा हम एक आंकड़ा आपके समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 10-10 है, ठीक है, जब जिंदा है तब। लेकिन जब आप मर जाइएगा, धरती के अंदर गड़ जाइएगा, ठीक है, धरती के अंदर गड़ जाइएगा, सपोज डेट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति जब मर जाता है, कोई भी सजीव मर जाता है, उसको जलाया ना जाए, किसी कारण से वो मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। अब ये दफन हो गया बेचारा मिट्टी के अंदर, क्या इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जाएगा, सूर्य का प्रकाश, कमेंट करके बताइए, जाएगा नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब इस प्रकार की होगा कि समय के साथ ये जो C12 है, अर्थात कार्बन
12 ये बेचारा स्थिर रहेगा। ये क्या रहेगा? स्थिर। यानी ये कभी जिंदगी में कितना भी साल बीत जाए, 1000, 2000, 3000, ये C12 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन जो C14 है अर्थात कार्बन 14 है, जितना वर्ष पुराना होगा वह उतना धीरे धीरे घटना क्या हो जाएगा? तो शुरू हो जाएगा। मान के चलिए कि यह कंकाल मिला, इस कंकाल की जब हम जांच किए तो जांच में पता चला कि C12 10 है और C14 सीधे आधा हो गया घट के, अर्थात 5 हो गया। कितना हो गया? 5। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यह है कि यह कंकाल लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। ठीक है, एक अनुमानित तिथि हम पता कर पाते हैं कि यह लगभग 2500 वर्ष क्या है? तो पुराना है। ठीक है, अतः C14 C12 में जब आधा का डिफरेंस आता है तो लगभग वो 2500 के समथिंग में अंतराल में आपको चले आता है। तो इस माध्यम से हम एक कोई भी तिथि कार्बन 14 विधि से वो प्राप्त कर पाते हैं। अब आपके मन में आएगा, क्या हम इस माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि यह 1225 वर्ष पुराना है? तो नहीं, 1225 और यह सटीक हम लोग इस विधि से इसका अनुमान नहीं लगा सकते। बस हम एक आंकड़ा लेते, इसमें हम बोलेंगे या तो 1 वर्ष पूरा, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, इस प्रकार से हम आंकड़ा लेकर के इसको बोल सकते हैं कि यह इतना वर्ष पुराना है। ठीक है, समझ गए ना? तो आपका जब क्या होता है कि जब मान के चलिए कोई भी जो जीवित व्यक्ति होता है धरती के अंदर दफन होता है तो धीरे धीरे जो C14 होता है यह क्षय होता है। अर्थात क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यह घटता है। तो यह जितना घटेगा, ये C14 का मात्रा जितना कम होगा, ये वस्तु उतना प्राचीनता माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राचीनतम, यानी पुराना। ठीक है, और उसका जो इतिहास होगा प्यारे बच्चों वह उतना ही क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वह उतना ही गहरा होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि C12 C14 क्या होता है। अब इसी के द्वारा हम यह तय कर पाते हैं कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है। ठीक है, तो ये जो कार्बन 14 विधि है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हो जाते हैं। अब इसी के माध्यम से ही हम इतिहास में जो भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे हम बोलेंगे ना कि हड़प्पा सभ्यता 4600 वर्ष पुराना है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुआ? कार्बन 14 इस विधि के माध्यम से, इसी विधि के माध्यम से तो हम लोग कह पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 4600 वर्ष पुराना सभ्यता है। ठीक है, किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। इसलिए ये जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो आई होप कि कार्बन 14 विधि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए अब हम आपको क्या समझाएंगे? अब हम आपको अभिलेख समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपका अभिलेख क्या होता है। अभिलेख, ठीक है, देखिएगा किसी धातु अथवा पदार्थ, ठीक है, किसी धातु अथवा पदार्थ जैसे चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, जो कठोर सतह होता है, आम भाषा में कहिए किसी धातु अथवा पदार्थ, ठीक है, या चट्टान के कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अभिलेख। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए नोट करके। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए इस प्रकार से, पत्थर अथवा धातु, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन
सामग्री को अभिलेख कहते हैं। ठीक है। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, ठीक है, तो अभिलेख कहने का मतलब है कि ऐसे समझिए, कोई भी पत्थर हो, क्या हो, कोई भी पत्थर या कोई भी कठोर सतह किसका होता है? पत्थर का, धातु का। उस पर जब हम उत्कीर्ण करेंगे कोई पाठन सामग्री, यानी पाठन सामग्री का मतलब वो होता है कि जिसे हम पढ़ पाए, उत्कीर्ण कर दे अर्थात खोद करके लिख दे। जैसे देखिएगा कि मुखिया जी जो गांव घर में रोड बनाते हैं, एक पत्थर पर लिख देंगे इस पथ का निर्माण फला मुखिया ने किया। पत्थर पर वो जो खोद करके लिखा रहता है उसको जाइएगा मिटाने के लिए, कभी मिटेगा नहीं मिटेगा। ठीक है। कोई किसी का साइकिल पर देखिएगा कि ड्रिल से वो लिख देगा फलामा जी का यह साइकिल है, ऊपर में हैंडल पर, उसको मिटाइएगा तो मिटेगा नहीं मिटेगा। टेंट वाला जिस होता है टेंट वाला का कोई भी बर्तन देखिएगा, ठीक है, उस बर्तन में लोहा से उत्कीर्ण करके लिखा रहेगा फलामा टेंट। ठीक है। तो उस प्रकार का जो कठोर सतह होता है, उत्कीर्ण किया गया पाठन सामग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? अब ये जो अभिलेख जो होता है इसका देखिए अनेक प्रकार, ये अनेक अवस्था में पाया जाता है। जैसे शिलालेख। अब जो शिला पर लिखा रहेगा ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शिलालेख। गुहालेख क्या बोलेगा? जैसे गुफा, जो लेख गुफा में लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे गुहालेख। देखिएगा कि पहाड़ होता है, पहाड़ में गुफा होता है, तो राजा महाराजा पहले के जमाने में क्या करते थे? उस गुफा के अंदर जाते थे और छेनी से ठोक ठोक करके लिख देते थे फलाना चीज, यानी कि अपना इतिहास वो लिख दिए, अपने बारे में लिख दिए। तो गुफा के अंदर चूंकि लिखा गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुहालेख बोलते हैं, जो गुफाओं को अंदर हमें लिखा हुआ सामग्री देखने को मिलता है। ठीक है। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, जो स्तंभ पर लिखा हुआ मिले वह लेख स्तंभ लेख कहलाएगा। तो ये जितना भी लेख है ये सारा का सारा अभिलेख के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ये हम लेते हैं पत्थर, इस पत्थर पर खुदेर करके लिखेंगे फलना 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 फलना, उसको मिटाएंगे तो मिटेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रकार का अभिलेख हो गया। कोई एक हम धातु का पत्र लेते हैं, ठीक है, उस पर खुदेर करके लिखेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या तो अभिलेख है। ठीक है। लेकिन जो किताब में लिखा रहेगा, कॉपी में, ठीक है, इस प्रकार के कॉपी में, जैसे ये देखिए किताब है ना, ये किताब ये लिखा हुआ, तो इसको हम अभिलेख नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कॉपी है। इसके जगह पत्थर पर लिखा रहेगा इसे करके अभिलेख। ठीक है। लोहा का मान के चलो कोई भी धातु है, धातु पर खुदेर करके लिखा रहेगा अभिलेख। ये कॉपी पर लिखा है तो ये अभिलेख नहीं है। ठीक है, ये साहित्य हो गया। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए कि अभिलेख किसे कहेंगे। अभिलेख के अंतर्गत ये शिलालेख क्या होता है, गुहालेख क्या होता है, स्तंभलेख क्या होता है, समझ गए। ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत पे। ठीक है, अभी है आपका टाइम, काफी अच्छा टाइम है, देखते हैं कितना समय हो गया है। अभी समय है तो बता देते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना है इतिहास अध्ययन के स्रोत, अर्थात हम जो भी इतिहास पढ़ेंगे उसके अध्ययन के क्या स्रोत हैं। जो भी इतिहासकार इतिहास में जो भी चीज लिखा, ठीक है, जैसे ये प्यारे बच्चों इतिहास का किताब है ना, है आपका ये पहला किताब है, इसमें जो भी लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है, इतिहासकार ये जो जानकारी कहाँ से लाए हैं।
ठीक है, तो कहां से लाए हैं, इसके क्या साधन थे, क्या स्रोत थे, किस प्रकार से लिखे, ये हमको जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रश्न आ जाता है इतिहास अध्ययन के स्रोत। अब इतिहास तो पूरे दुनिया भर का इतिहास हो गया, तो दुनिया भर से हमको कोई लेना देना नहीं है। 12th में हमको भारत के इतिहास से लेना देना है, इसलिए हम लोग का पॉइंट बन गया प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। ठीक है, तो खैर हम आपको पूरा का पूरा पहले इतिहास अध्ययन के स्रोत हम बताते हैं। ठीक है, तो इसी में प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत कहिए या इतिहास अध्ययन के स्रोत कहिए, बात बराबर है। अब देखिए इतिहास अध्ययन के स्रोत क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे देश में इतिहास जानने के लिए इतिहास अध्ययन के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। किस मात्रा में? प्रचुर मात्रा में, जिनसे हमें तत्कालीन भारत का राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? ठीक है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, ये जो है प्राचीन भारत यानी आज का भारत में इसका प्रचुर मात्रा में स्रोत उपस्थित हैं। उन स्रोतों से हमें तत्कालीन भारत का यानी उस समय के भारत का हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की जानकारी प्रचुर मात्रा में मिलती है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थात पढ़ने की सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन को 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में प्यारे बच्चों बांटेंगे? तो 2 भागों में। ठीक है, एक मेरा हो गया साहित्यिक स्रोत या साहित्य स्रोत। ठीक है, दूसरा मेरा हो गया पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है ना, एक मेरा साहित्यिक स्रोत, दूसरा मेरा पूरा तात्विक स्रोत। हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटे हैं। आपका मन है तो तीनों भाग में बांट सकते हैं। अब कोई किताब में दिया रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत कितने हैं, तो 3 गो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और एक और रहेगा इतना को विदेशी विवरण करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तो आपको 12th के लेवल तक हो गया। हम आपको 12th से लेवल के तनी ऊपर बताते हैं। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल से, ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। तनी को पॉइंट बता करके हम आपको नहीं छोड़ेंगे, काफी अच्छे से बताएंगे, इसके लिए निफिक्र रहिए आप। ठीक है, तो हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन को 2 भागों में बांटा है, एक साहित्यिक स्रोत में, दूसरा पुरातात्विक स्रोत में। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि भाई साहित्यिक स्रोत क्या होता है? तो साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि वह स्रोत जो साहित्यिक के रूप में उपस्थित हो, अर्थात लिखित अवस्था में। किस अवस्था में? लिखित। तो प्यारे बच्चों ये देखिए मेरा क्या है, साहित्य है कि नहीं है? ये मेरा साहित्य है, इसलिए यह मेरा साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। अर्थात साहित्यिक स्रोत हम उस स्रोत को कहेंगे जो हमें लिखित अवस्था में प्राप्त हो और उनसे क्या मिले, तो उनसे हमें तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे क्या होगा, जैसे आपका डायरी जब हम पढ़ेंगे तो आपके बारे में जानकारी मिलेगा, तो वो आपका इतिहास हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस अर्थात रामायण, जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो राम भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो राम भगवान का इतिहास बन गया। तो वह इतिहास किस माध्यम से आया? तो साहित्यिक के माध्यम से आया। ठीक है, तो साहित्यिक समझ गए, वैसा स्रोत जो हमें लिखित अवस्था में मिले साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका साक्ष्य क्या मिलता है, तो पृथ्वी के गर्भ से आपको मिलता है, अर्थात तो पूरा वस्तु से मिलता है। किनसे मिलता है? तो प्यारे बच्चों पूरा वस्तु से। मैंने आपको बताया था कि पूरा वस्तु क्या होता है, जो पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ रहता है उसे हम लोग पूरा वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूरा तात्विक स्रोत, मैंने आपको पूरा तत्व बताया, पूरा तत्व, पूरा वस्तु, पूरा तद्विद। तो पूरा
तात्विक स्रोत अर्थात जो भी पूरा वस्तु होता है उनसे जो जानकारी जो भी मिलता है वो सारा का सारा जानकारी पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि साक्ष्य उपस्थित रहता है, क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसलिए पुरातात्विक स्रोत को 100% सच माना जाता है, जबकि साहित्यिक स्रोतों को मात्र 70% सच माना जाता है। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक स्रोतों को सच कैसे माना जाता है। मान के चलिए मैं मुकेश कुमार सहनी अपने बारे में डायरी लिखता हूं, ठीक है, लिख दिया कि मेरा नाम मुकेश है, मेरा जन्म समस्तीपुर में हुआ है। क्या आपको लगता है कि मैं अपना कभी गलती अपने बारे में लिखूंगा? हो सकता है कि मैंने मर्डर किया, तो क्या मैं लिखूंगा अपने डायरी में कि मैंने मर्डर किया? मैं अपना नकारात्मक चीज कभी भी डायरी में मेंशन करूंगा, लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। मैं जो भी लिखूंगा अपने बारे में वो सकारात्मक ही लिखूंगा, बढ़ा चढ़ा करके ही लिखूंगा। इसलिए साहित्यिक स्रोतों को 100% सच नहीं माना जाता है, जबकि पुरातात्विक स्रोतों को 100% सच माना जाता है। ठीक है, समझ गए? अब हम आते हैं प्यारे बच्चों साहित्यिक स्रोतों को विभाजन। अब हम इसको जो विभाजन करेंगे प्यारे बच्चों, कितने भागों में करेंगे? 2 भागों में करेंगे। ठीक है, 2 भागों में करेंगे। एक धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, एक मेरा हो गया प्यारे बच्चों धार्मिक ग्रंथ। एक में रुक जाइए, चलिए इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक मेरा हो गया धार्मिक, दूसरा मेरा हो गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी 2 भागों में बटेगा। एक मेरा हो गया जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, उसके बाद साहित्य, उसके बाद कल्पना, कल्पना प्रधान, कल्पना प्रधान लोक साहित्य। ठीक है, और एक मेरा हो गया विदेशी, विदेशी वृत्तांत, वृत्तांत। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, इतना काफ़ी है। ठीक है, पुरातात्विक भी हम लोग यहाँ पर से घिस देते हैं। इसके अंतर्गत अभिलेख, अभिलेख, मुद्राएं, मुद्राएं, कलाकृति या एवं बर्तन इत्यादि। स्मारक भी ले देते हैं, स्मारक, स्मारक। देखिए थोड़ा सा लाइट ऑन हो गया ऑटोमेटिक, हम ऑफ थोड़ा सा कर दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इतिहास अध्ययन के स्रोत को मैंने 2 भागों में बांटा। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत जो हमें साहित्य के रूप में उपस्थित हों, ठीक है, वे साहित्यिक स्रोत कहलाएंगे। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जो आपको पूरा वस्तु से जानकारी प्राप्त हो, पुरातात्विक स्रोत आपको कहलाएंगे। ठीक है, पहले फोकस करेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमें लिखित हुई दस्तावेज में उपलब्ध होते हैं। हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, अब देखिए लिखित हुई लिखा हुआ सामग्री तो बहुत होता है, बहुत सारा होता है, तो इसलिए उस कठिनाई को दूर करते हुए साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। ठीक है, एक धार्मिक स्रोत, दूसरा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धार्मिक स्रोत प्यारे बच्चों क्या होता है? वह स्रोत
जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ, जो सीधे सीधे किससे, धर्म से, तो किससे जुड़ा होना चाहिए, धर्म से जुड़ा होना चाहिए। ये सारा का सारा हम लोग भारत का देख रहे हैं, ठीक है। अब भारत में ऐसा कौन सा साहित्य है जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंतर्गत हम लोग आते हैं, अर्थात हिंदू, हम लोग ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण में देखिएगा बहुत सारा महाकाव्य है, ठीक है। का ये क्या महाकाव्य, जैसे महाभारत, महाभारत में भगवान कृष्ण त्रिशूल से पूरा उपदेश देते हैं, वो धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, कमेंट करके पहले बच्चों बताइए, जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस, रामचरितमानस में राम भगवान देखने को मिलते हैं, तो राम भगवान जी है कि नहीं, भगवान जी हैं, वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विष्णु पुराण, प्रहलाद के बारे में हम लोग जानते हैं, वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा जो भी जानकारी है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो पहले तो ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा, हिंदू से, और ये ब्राह्मण किसके अंतर्गत, तो धार्मिक स्रोत के से अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा धर्म से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अर्थात धार्मिक स्रोत वे स्रोत होंगे जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे यहां पर लिख देते हैं रामचरितमानस, महाभारत, विष्णु पुराण, समझ गए, ठीक। ये तो हिंदू का कहानी खत्म हो गया। अब हम आते हैं बौद्ध। समय समय पर देखिए बौद्ध के अंतर्गत क्या आता है, तो जातक आता है, पीटक आता है, ये सारा का सारा आपको बौद्ध धर्म का क्या है, तो प्रमुख प्यारे बच्चों आपका ग्रंथ है। तो उनसे हमें क्या मिलता है, तो उनसे हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानने को मिलता है। तो आज हम आपके इतिहास में गौतम बुद्ध आप पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, पढ़िएगा। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलेगा, तो बौद्ध ग्रंथ से मिलेगा, ठीक है। जैन के धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो वो जानकारी कहां से प्राप्त होगा, तो जैन ग्रंथ से मिलेगा, ठीक है। इसलिए अब ब्राह्मण के अंतर्गत हम लोग महाभारत भी इतिहास में पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ना है आपको 12th के इतिहास में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारा का सारा जो जानकारी है धार्मिक ग्रंथ से आएगा, जो कि धर्म से सीधे सीधे आपको जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये पहला भाग हो गया। धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो स्रोत, एक धार्मिक स्रोत, एक धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धार्मिक जिसकी जो वैसा साहित्य या वैसा ग्रंथ जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ होगा वो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा वो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आएगा। आप क्या जिंदगी का कहानी क्या धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब हम पढ़ेंगे क्या धर्म से जुड़ा हुआ है, उसका नहीं जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी का अध्ययन करेंगे, इतिहास जानेंगे, क्या महात्मा गांधी जी धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वैसा जितना भी कहानी रहेगा वो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आएगा। तो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत एक राजा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष को हम लोग प्यारे बच्चों दो भागों में बांटेंगे, एक विदेशी विवरण और एक जीवन चरित्र कल्पना प्रधान लेख साहित्य, ठीक है। तो जीवन चरित्र के बारे में किसी के जीवनी का हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, एग्जाम्पल के लिए मेरा हो गया, आपका कहानी हो गया, महात्मा गांधी जी के बारे में हो गया, इब्न बतूता का बारे में हो गया, अलबुर्नी के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। विदेशी विवरण क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए समय समय पर इस भारत में अनेक विदेशी लोग आए, यूनानी आए, मुसलमान आए, तिब्बती आए, चीनी आए। तो जो भी विदेशी भारत आए, भारत के लोगों को देखा और देख करके जो भी अपना समन्वय दिया, तर्क दिया, तो तर्क जो भी दिया या जो भी कहा इस लेख के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, उनसे हमें जो भी जानकारी मिलेगा वे सारा का सारा विदेशी विवरण कहलाएगा। जैसे फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, इब्न बतूता, मेगास्थनीज यूनानी था। तो मेगास्थनीज ने क्या किया, मेगास्थनीज क्या था, मेगास्थनीज एक व्यक्ति था यूनान का, ठीक है, जो कि सिकंदर के साथ आया था। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा इंडिका, वो बेसिकली भारत के ऊपर से है, ऊपर पर लिखा गया। तो उसको इंडिका को जब भी हम पढ़ते हैं तो भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इंडिका एक प्रकार का क्या है, तो विदेशी विवरण है, ठीक है। तो विदेशी विवरण अंतर्गत क्या क्या हो गया, समय समय पर मुसलमान आए,
मुसलमान, यूनानी, चीनी, तिब्बती। समझ गए? इन्होंने जो भी जैसे मुसलमान कौन कौन थे? इब्न बतूता, अलबुर्नी, यूनानी मेगास्थनीज, चीनी फाहियान, इन सभी ने जो भी अपना समन्वय दिया वो आपको विदेशी विवरण के अंतर्गत आएगा। यहां तक प्यारे बच्चों जो भी देखें ये सारा का सारा लिखा हुआ दस्तावेज है। क्या होता है? लिखा हुआ दस्तावेज है, इसलिए ये सारा स्रोत आप लोग कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और अंतिम में बताएंगे मेन पॉइंट, इसलिए अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में कभी भी आपको लिखा हुआ दस्तावेज देखने को प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा। ठीक है? पुरातात्विक स्रोत धरती के गर्भ से आपको निकलता है। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अभिलेख अभी मैंने बताया पदार्थ, पत्थर अथवा धातु पे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया जो भी पाठन सामग्री होगा उसे हम अभिलेख कहेंगे। उनसे जो भी जानकारी मिलेगा वो सारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है? मुद्रा जैसे सिक्का। ठीक है? सिक्का, इस सिक्का से जो भी जानकारी मिलेगा वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। आप कहिएगा कि सर जी सिक्का से हमको कैसे जानकारी मिलता है? अब हम बताएंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए सिक्का से कितने जानकारी मिलता है। हाँ, ये सिक्का देखिए कितना जानकारी हम आपको देते हैं। ये देखिए सिक्का है। मान के चलिए ये सिक्का कांसा से बना हुआ है। किसे? कांसा से। अब कांसा धातु तैयार होता है दो धातु को मिला करके, एक टीन एक तांबा। तीन तांबा को पिघला करके मिला देंगे तो मेरा कांसा बन जाएगा। अर्थात कांसा का सिक्का बना हुआ है तो हम जानेंगे कि आपको तांबा का भी ज्ञान होगा, टीना का भी ज्ञान होगा, तभी तो आप कांसा बनाए। तो आपको तांबा और टीना का ज्ञान है, ये हम जाने। दूसरा, ये सिक्का है तो अर्थात ये सिक्का किसका काम करेगा? तो वस्तु को खरीदने के लिए। अर्थात आपका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय काफी एडवांस है। आप लोग जो है वस्तु विनिमय का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात चावल के बदले गेहूं नहीं देते हैं, गेहूं के बदले सब्जी नहीं देते हैं, बल्कि किस चीज का प्रयोग करते हैं? बल्कि खरीदने के लिए सिक्का का प्रयोग करते हैं। यानी आपका व्यापार काफी उच्च कोटि का है। जानकारी मिला? अब देखिए थर्ड जानकारी, इस सिक्का पर कुछ लिखा हुआ, जैसे अब भारत 10 रुपया, इसका मतलब है कि वहां के लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त है। उस लोगों को लिखना पढ़ना आता है। अरे भाई लिखना पढ़ना आता तभी तो सिक्का में 10 रुपया लिखा हुआ है। आदमी बकवाल थोड़ी होगा कि सिक्का लिया, अंदाजे कुछ लिखा हुआ होगा ना कि इस सिक्का का मोल क्या है। अर्थात वहां शिक्षा सुव्यवस्थित थी। जानकारी मिला कि नहीं मिला? तो इस प्रकार देखिए एक सिक्का से हमको कितना जानकारी मिला, बहुत जानकारी। अब ये सिक्का क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत होगा, क्योंकि ये सिक्का तो धरती के अंदर से हमको निकलेगा। ठीक है? जो कि हजारों वर्ष पुराना होगा। इसी प्रकार कलाकृतियां एवं बर्तन हमको पुराना जमाना का प्राचीन मानव द्वारा जो भी बर्तन उपस्थित होगा वो मिलेगा, उनसे जानकारी मिलेगा। जैसे खुरपी हो गया, कुदाल हो गया। ठीक है? स्मारक, बहुत प्रकार का हमको स्मारक भी देखने को मिलेगा। उनसे जो भी जानकारी प्राप्त होगा वह जानकारी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने इतिहास अध्ययन के स्रोत आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। आपकी किताब में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के 3 स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और आपका तीसरा आपको दे दिया रहेगा विदेशी विवरण। ये 3 करके इस सब को उतना डिटेल में आपको नहीं दिया रहेगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछेगा किन्हीं 3, यदि पूछे किन्हीं 3 साहित्यिक स्रोतों की वर्णन करें तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व, ये दोनों तो लिखना ही है। तीसरा लिख दीजिएगा विदेशी विवरण। ठीक है? यदि 2 पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं 2 स्रोत बतावे तो पहला साहित्यिक स्रोत दीजिएगा, दूसरा पुरातात्विक स्रोत आप लोग दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी हो। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पूरे साल भर का मात्र 1500 रुपये लगेंगे। बहुत कम फी है, 5 विषय का साल भर का। ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? धन्यवाद।